हेलो चैंपियंस। तो आज हम अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लास्ट टॉपिक पे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में। पिछले लेक्चर में हमने मोनोकोट्स और डाइकोट प्लांट्स की अनाटमी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था मोनोकोट और डाइकोट रूट के बारे में, मोनोकोट और डाइकोट स्टेम के बारे में, मोनोकोट और डाइकोट लीफ के बारे में। आज हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। मैंने सबके बीच का डिफरेंस, मोनोकोट, डाइकोट, स्टेम, रूट, लीफ, सब में सबका डिफरेंस लास्ट में एक टेबल की फॉर्म में बता दिया था। अगर आपको वो टेबल लर्न है तो उसमें एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर्ड है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको रिमेंबर करना एग्जाम टाइम। तो आज हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ने वाले हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या मोनोकोट्स में मिलती है? सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो क्या मोनोकोट्स में मिलती है? तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती मोनोकोट्स में। तो क्या सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट्स में मिलती है? हाँ सर, डाइकोट्स में तो मिलती है। क्यों मिलती है सर? कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म्स में मिलती है? मुझे पता है यहाँ मैक्सिमम बच्चे धोखा खा जाएंगे। हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ हमें जिम्नोस्पर्म्स में भी देखने को मिलती है। तो बेसिकली हमें सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट्स और जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलती है, मोनोकोट्स में देखने को नहीं मिलती। The growth of the roots and stems in the length with the help of apical meristem is called primary growth. जो रूट्स और स्टेम की जो लेंथ बढ़ती है किसकी वजह से? रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम की वजह से, उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ, मोस्ट डाइकोट्स प्लांट्स एग्जिबिट एन इंक्रीज इन गर्थ। डाइकोट्स में प्राइमरी ग्रोथ तो देखने को मिलती है, साथ के साथ डाइकोट प्लांट्स में जो स्टेम है, जो रूट्स हैं, उनकी मोटाई भी बढ़ती है। लंबाई तो बढ़ती है, साथ में उनकी गर्थ, मोटाई भी बढ़ती है। दिस इंक्रीज इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। जो ये मोटापन आना, ये जो मोटाई में ग्रोथ होना, इसी को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। द टिश्यूज इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ आर ऑफ टू टाइप्स, लैटरल मेरिस्टम्स। लैटरल मेरिस्टम कौन सी मेरिस्टम थी? सेकेंडरी मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम में कौन कौन आते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, और इन्हीं की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में पढ़ेंगे। द मेरिस्टेमेटिक लेयर that is responsible for cutting of vascular tissue, xylem and phloem, is called vascular cambium. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक लेयर जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है, उसी को हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। इन द यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन पैचेस। यंग स्टेम में ये पैचेस में प्रेजेंट होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। बाद में ये कंप्लीट रिंग की फॉर्मेशन करती है। जैसे मान लो, जैसे कोई स्टेम है का ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है, हमने देखा था जाइलम हमेशा अंदर की तरफ मिलेगा और फ्लोएम बाहर की तरफ मिलेगा। जाइलम अंदर की तरफ मिलेगा, फ्लोएम बाहर की तरफ मिलेगा। जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये लेयर है, इसी को हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग इन डाइकोट स्टेम्स। द सेल्स of the cambium present between primary xylem and primary phloem is called intrafascicular cambium. जो कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, जो वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। और जो कैम्बियम लेयर दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है, ये वाली,
इसे कहते हैं हम इंटरफेसिकुलर इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। सो जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमें मिलती है इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, और वहीं दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में मिलती है हमें इंटरफेसिकुलर, यहाँ पे इंट्रा, यहाँ पे इंटर। द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस के सेल्स जो है वो adjoining these intrafascicular cambium become मेरिस्टेमेटिक सेल जो प्रेजेंट थे दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में फॉर्म इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, वो मिलकर बनाते हैं इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। दस अ कंटिन्यूस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म्ड, इसीलिए एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। पहले वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पैचेस में प्रेजेंट थे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। Activity of cambial ring. The cambial ring becomes active and begins to cut off new cells both towards the inner and the outer sides. जो कैम्बियम प्रेजेंट है उसमें जब ग्रोथ होती है तो वो अंदर की तरफ भी होती है, यानी जाइलम की तरफ भी होती है और फ्लेम की तरफ भी होती है। तो जो नए सेल्स फॉर्म होते हैं ये पुराने सेल्स को तोड़ते हुए बढ़ना शुरू करते हैं। द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स द पिथ मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम। जो सेल्स पिथ की तरफ या प्राइमरी जाइलम की तरफ ग्रो कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। एंड द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। और वहीं कैम्बियम के जो बाहर की तरफ सेल्स ग्रो कर रहे हैं, कैम्बियल रिंग के जो अंदर कर रहे हैं वो सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन करेंगे, और जो बाहर की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन करेंगे। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन द आउटर साइड। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कैम्बियम की एक्टिविटी है वो मोर एक्टिव है इनर की साइड एज कंपेयर टू आउटर। बाहर की मुकाबले वो अंदर की तरफ ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, ज़्यादा तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। तो आप बताओ मुझे ज़्यादा क्या पाई जाएगी, सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम? ऑफकोर्स सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा पाई जाएगी। क्यों? अंदर की तरफ तो सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा था और अंदर की तरफ कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी भी फास्ट है, तो सेकेंडरी जाइलम का कंटेंट ज़्यादा पाया जाएगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। As a result, the amount of secondary xylem produced is more than secondary phloem. इसी की वजह से जो सेकेंडरी जाइलम है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है सेकेंडरी फ्लोएम के मुकाबले, एंड सून फॉर्म्स अ कॉम्पैक्ट मास, और बाद में कॉम्पैक्ट मास का फॉर्मेशन करता है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स ग्रेजुअली क्रश्ड ड्यू टू कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम बढ़ता ही जा रहा है, तो जो प्राइमरी जाइलम पित्त की तरफ प्रेजेंट था उसके सेल्स तबाह होते ही जा रहे हैं, और सेकेंडरी फ्लोएम जो बाहर की तरफ हो रहा था सेकेंडरी जाइलम की इतनी रैपिड ग्रोथ की वजह से वो भी नुकसान, उसको भी नुकसान हो रहा है। किस किस को? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों फ्लोएम्स को। द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट इन और अराउंड द सेंटर। अब ग्रोथ अंदर की तरफ बढ़ती जा रही है, तो जो प्राइमरी जाइलम है वो एक कॉम्पैक्ट मास की तरह इकट्ठा हो जाता है सेंटर पे जाकर। At some places, the cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and secondary phloem in the radial direction. Radial direction कैसे? सपोज ये स्टेम का एक टीएस है, ठीक है, इसमें ये जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसके बाद दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये कंप्लीट कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन हो गई। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैम्बियल रिंग। अब कुछ सेल्स अब कैम्बियल रिंग में ग्रोथ शुरू हुई तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनने लगे। ऐसे करते करते जो प्राइमरी जाइलम था वो सेंटर पे आके इकट्ठा हो गया बिल्कुल ही, और जो सेकेंडरी फ्लोएम था वो पेरीफेरी पे जाता गया।
ठीक है, वो पेरीफेरी पे जाता गया और यहाँ से कुछ सेल्स डायग्रामेटिकली दिखा भी रखा है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम, उसके बाद प्राइमरी जाइलम, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? वेस्कुलर कैम्बियम, और सेंटर में पिथ पाया जाता है। सो ये जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, इसे हम कहते हैं इंट्रा वेसिकुलर कैम्बियम। वहीं जो कैम्बियम की लेयर दो जाइलम बंडल्स के बीच में पाई जाती है, उसे हम कहते हैं इंटर वेसिकुलर कैम्बियम। कंप्लीट रिंग की फॉर्मेशन हो गई, ये एक कंप्लीट रिंग बन गई, ये एक कंप्लीट रिंग बन गई। यहाँ पे ये पैचेज में प्रेजेंट है, पैचेज में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ शुरू, यानी कैम्बियल रिंग अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ग्रो करने लगी है, यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। इनवर्डली मोर एक्टिव और बाहर की तरफ लेस एक्टिव होता है कैम्बियल रिंग। ठीक है, और लास्ट में ये यहाँ पे क्या है? ये है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, और ये है हमारी सेकेंडरी जाइलम, और ये हमारी आउट बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। और जो रेडियली ये लाइंस जो जा रही हैं, ये रेडियली जो लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, इन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी मेडुलरी रेज, और ये कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंगवुड और ऑटमवुड। The activity of cambium is under the control of many physiological and environmental factors. जो कैम्बियम की ग्रोथ है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे और एक वो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे। इन टेम्परेट रीजन्स द क्लाइमेट कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेट रीजन्स में जो मौसम है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता पूरे साल। स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम इज एक्टिव एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स। जाइलरी मतलब secondary xylem, secondary xylem having vessels with wider cavities। जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें कैम्बियम रिंग की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में जाइलरी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, और उनकी जो कैविटीज होती हैं वो कैसी होती है? वाइडर। द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन में जो वुड का फॉर्मेशन होता है उसे हम स्प्रिंग वुड कहते हैं या फिर अर्ली वुड भी कहते हैं। इन विंटर, सर्दियों में, द कैम्बियम इज लेस एक्टिव, कैम्बियम कम एक्टिव होता है और कुछ ही जाइलरी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करता है जिनकी वेसल्स नैरो होती हैं। एंड दिस वुड इज कॉल्ड, इस वुड को हम कहते हैं ऑटम वुड या फिर लेट वुड। द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर, जो स्प्रिंग वुड है उसका रंग हल्का होता है और उसकी डेंसिटी लोअर होती है। क्यों लोअर क्यों होती है? क्योंकि वेसल्स के बीच में जो कैविटीज हैं वो ज़्यादा चौड़ी हैं, यानी खोखली हैं। वो जो लकड़ी फॉर्मेशन बनती हैं, जो स्प्रिंग सीजन में लकड़ियाँ बनती हैं वो खोखली होती हैं और खोखली लकड़ियों की डेंसिटी कम होती है। वेयर इज द ऑटम वुड इज डार्कर, जो ऑटम वुड होती है वो डार्क कलर की होती है और उसकी डेंसिटी हाई होती है क्योंकि उनकी जो वेसल्स की कैविटीज हैं वो नैरो होती हैं, पतली होती हैं। द टू काइंड्स ऑफ वुड्स दैट अपीयर एट एज ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कंस्टिट्यूट अ एनुअल रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दो तरह की लकड़ियां बनी, स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग वुड बनी और ऑटम सीजन में ऑटम वुड बनी। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बनती है, जैसे मान लो स्प्रिंग सीजन आया, स्प्रिंग वुड बन गई, फिर उसके बाद आया हमारा विंटर, विंटर में क्या होगा? लेट वुड का फॉर्मेशन होगा, वो अपनी एक लेयर बनाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा स्प्रिंग सीजन आएगा, फिर स्प्रिंग वुड बनेगी। ऐसे जो ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन रही हैं, ये कॉन्सेंट्रिक जो रिंग्स बन रही है, इन्हीं को हम स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में ये एक टेबल की फॉर्म में डिफरेंस लर्न करने के लिए बता रखा है, पढ़ लेते हैं। स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग वुड कम बनती है, स्प्रिंग सीजन में कैम्बियल रिंग बहुत एक्टिव होती है और जाइलरी एलिमेंट्स के नंबर बहुत ज़्यादा बनते हैं।
जिसमें जाइलम वेसल्स की जो कैविटी होती है वो ब्रॉडर होती है। और ऑटम वुड कब बनती है? विंटर सीजन में। कैम्बियल रिंग लेस एक्टिव होती है और जाइलरी एलिमेंट्स बहुत ही कम मिलते हैं। द वेसल आर प्रोड्यूस विद वाइडर ल्यूमन, इसमें जो वेसल्स का ल्यूमन होता है वो वाइडर होता है, वहीं यहाँ पे नैरो ल्यूमन पाया जाता है। द वुड फॉर्मिंग दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग, इस सीजन की वुड को अर्ली वुड भी कहा जाता है, इस सीजन के में बनी वुड को लेट वुड भी कहा जाता है। ये लाइटर इन कलर में होती है, ये इसका कलर डार्क होता है। स्प्रिंग वुड से ऑटम वुड का में ट्रांजिशन बहुत ही स्लो होता है, वहीं ऑटम से स्प्रिंग का ट्रांजिशन फास्ट होता है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है, इसमें एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर है। नेक्स्ट है हमारा हार्डवुड एंड सैपवुड। इन ऑल ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक tannins, resins, oils, gums, aromatic substances and essential oils in the central or innermost layer of the stem. जो पुरानी ट्रीज होती हैं उसका जो मैक्सिमम पार्ट है सेकेंडरी जाइलम का, वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे टैनिन्स, रेजन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स और एसेंशियल ऑयल्स सेंटर में या इनर मोस्ट लेयर में डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं। ये क्वेश्चन, यही लाइन से क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा दूर का भी नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी के लिए तो 110%। These substances make it hard, durable and resistant to attacks of microorganisms and insects. इसका काम क्या होता है? ट्री को हार्ड बनाना, ड्यूरेबल बनाना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स के अटैक से उनको बचाने का। दिस रीजन कंप्राइजेस डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स। इस रीजन में बहुत सारे डेड एलिमेंट्स मिलते हैं जिनकी वॉल्स लिग्निफाइड होती है, लिग्निन प्रेजेंट होता है उनकी वॉल्स में, और ऐसी वुड को हम हार्टवुड कहते हैं। अरे हार्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में। तो ऐसे ही जो हार्टवुड है वो भी सेंटर में प्रेजेंट है। द हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर, हार्टवुड कोई वाटर नहीं कंडक्ट करती, बस इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का स्टेम को। द पेरिफेरल रीजन, बाहर का जो रीजन है सेकेंडरी जाइलम का, वो लाइटर कलर का है और उसको हम सैपवुड कहते हैं। ये नेक्स्ट, हार्टवुड और सैपवुड में टेबल की फॉर्म में एक डिफरेंस है। हार्टवुड सेंटर में पाई जाती है, वहीं सैपवुड जो है पेरिफेरल पार्ट पे पाई जाती है। इसके जो सेल्स होते हैं पुराने होते हैं और इसके यंगर सेल्स होते हैं। इसका कलर कैसा होता है? डार्क कलर की होती है, वही सैपवुड लाइट कलर की होती है। इसका कोई काम नहीं है वाटर ट्रांसपोर्ट में, इसका काम ये वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। इसमें डिपोजिशन होती है टैनिन्स और रेजिन्स जैसे सब्सटेंसेस की, यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार के सब्सटेंस की कोई डिपोजिशन नहीं होती। ये हैवियर होती है और ड्यूरेबल होती है, वहीं ये लाइट कलर की होती है और नॉन ड्यूरेबल होती है। क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, डिपॉजिट है, तो ये फंगस और इंसेक्ट से रिपेल कर सकती है, वहीं ये नहीं कर सकती। हार्टवुड को ड्यूरामैन भी कहा जाता है और ये पॉइंट किसी काम का नहीं वैसे, ये पॉइंट किसी का। एज ट्री एजेस द अमाउंट ऑफ हार्डवुड इंक्रीज, जैसे जैसे ट्री बड़ी होती जाती है यानी उसकी उम्र बड़ी होती जाती है। तो यहाँ तक सारी जो बात थी वो वेस्कुलर कैम्बियम की थी। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे कॉर्क कैम्बियम। एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम में जो एक्टिविटी की जो ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से स्टेम की चौड़ाई बढ़ती जा रही है। द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल layers get broken and need to be replaced to provide new protective cell layers. अब जो कैम्बियल रिंग है वो अंदर की तरफ भी बढ़ रही थी और बाहर की तरफ भी बढ़ रही थी। बाहर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बना रही थी, अंदर की तरफ बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बना रही थी, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बना रही थी। अब जैसे जैसे सेकेंडरी फ्लोएम भी बढ़ रहा है तो जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, जो एपिडर्मल के सेल्स हैं, वो टूटना शुरू हो गए। क्यों? अंदर से प्रेशर क्रिएट होने लग गया, एक लेयर बाहर आ रही है, तो जो बाहर के सेल्स हैं वो टूटते जा रहे हैं, तो उनको रिप्लेस करना जरूरी है। Hence, sooner or later, another meristematic tissue called core cambium or phalangen develops. इसलिए पहले या बाद में जो कोर कैम्बियम है या फिर कोर कैम्बियम का एक और नाम फेलोजन की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। कौन से रीजन में? कोर्टेक्स रीजन में।
इन्हीं सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। कौन कौन से? कॉर्टेक्स के सेल्स के और एपिडर्मल के सेल्स को। फेलोजन इज अ कपल ऑफ थिक लेयर थिक, कुछ 2 लेयर्स की जितनी मोटी होती है फेलोजन। इट इज मेड ऑफ नैरो थिन वॉल्ड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स, ये पतले और पतली दीवारों वाली रेक्टेंगुलर सेल से मिलकर बनी हुई है फेलोजन। फेलोजन बोले या कॉर्केम्बियम बोले। फेलोजन कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड, द आउटर सेल्स डिफरेंशिएट। भाई अब फेलोजन में भी ग्रोथ शुरू हो गई, जैसे कैम्बियम में ग्रोथ हो रही थी, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। अब जो आउटर सेल्स हैं वो कॉर्क में डिफरेंशिएट कर जाते हैं, कॉर्क का एक और नाम फैलम। और वहीं जो इनर सेल्स हैं वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 नाम है, फेलोजन, फैलम और फेलोडर्म। फेलोजन का मतलब क्या है? कॉर्केम्बियम। फैलम का मतलब क्या है? कॉर्क। फेलोडर्म का मतलब क्या है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो जो फेलोजन में या फिर कॉर्केम्बियम में ग्रोथ शुरू हुई, तो जो आउटर की साइड सेल गए और डिफरेंशिएट हुए, उन्होंने कॉर्क का फॉर्मेशन किया। कॉर्क कहूँ या फिर फैलम कहूँ। वहीं जो सेल्स अंदर की तरफ ग्रो हुए और डिफरेंशिएट हुए, उन्होंने सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म का फॉर्मेशन किया। द कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू सुबेरिन डिपोजिशन इन द सेल वॉल। कॉर्क जो है वो वाटर रिपेलेंट है, क्यों? क्योंकि उसके पास सुबेरिन की वॉल प्रेजेंट है। द सेल्स ऑफ द सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पैरेन्काइमेटस। वहीं जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल्स हैं वो पैरेन्काइमेटस हैं। फेलोजन, फैलम एंड फेलोडर्म आर कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म। पूछा जा चुका नीट में। जो फैलम है, फेलोजन है और फेलोडर्म है, ये मिलके क्या बनाते हैं? पेरिडर्म। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द कॉर्केम्बियम, प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर्स पेरिफेरल। जो बाहर की तरफ, अब सेकेंडरी कॉर्केम्बियम भी है जो, उसमें ग्रोथ शुरू होगी, इसकी वजह से भी बाहर की लेयर्स पे प्रेशर आना शुरू हो गया। जब कॉर्केम्बियम में ग्रोथ हुई तो जो बाहर की तरफ डिफरेंशिएट हुए उन्हें हमने कॉर्क कह दिया या फिर फैलम कह दिया। वहीं जो अंदर की तरफ ग्रो हुए और डिफरेंशिएट हुए उन्हें हमने सेकेंडरी कॉर्टेक्स कह दिया या फिर फेलोडर्म कह दिया। और फेलोजन, फैलम, फेलोडर्म मिलके क्या बनाते हैं? पेरिडर्म। तो जो कॉर्केम्बियम में ग्रोथ हुई बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ, तो बाहर वाली ग्रोथ की वजह से जो एपिडर्मल सेल्स थे और कॉर्टेक्स के सेल्स थे वो मर गए और स्लॉज्ड ऑफ मतलब गिर गए। बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम यानी जाइलम और फ्लोएम के बाहर जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट हैं उन्हें हम बार्क कहते हैं। इसका मतलब बार्क में सेकेंडरी फ्लोएम भी आएगा, क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ ग्रो हुआ था। बार्क रेफर्स टू द नंबर ऑफ टिश्यू टाइप्स, पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। यानी जो बार्क है वो बना हुआ है सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडर्म, इन 2 चीज़ों से मिलके बार्क का फॉर्मेशन हुआ है। और पेरिडर्म में कौन कौन सी लेयर्स आती हैं? फेलोजन, फैलम और फेलोडर्म। बार्क दैट इज फाउंड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड अर्ली और शॉर्ट बार्क। जो बार्क पहले बनती है उसको हम अर्ली या फिर शॉर्ट बार्क कहते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, सीजन के एंड में जो बार्क बनती है उसे हम लेट बार्क या हार्ड बार्क भी कहते हैं। नेम द वेरियस काइंड्स ऑफ सेल लेयर्स विच कंस्टिट्यूट द बार्क। दीज आर द वेरियस लेयर्स विच कंस्टिट्यूट द बार्क। कौन कौन सी? फेलोजन, फैलम, फेलोडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट द बार्क। Next, at certain regions, the phelogen cuts off closely arranged parenchymatous cells on the outer side instead of cork cells. कुछ रीजन्स में जो फेलोजन है, फेलोजन यानी कॉर्क कैम्बियम, जो कॉर्क कैम्बियम है वो क्लोजली अरेंज पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, वहाँ पे उनको भी ब्रेक कर देती है। These parenchymatous cells soon rupture and the epidermis. अब जिन parenchymatous cells में जो प्रेशर आया उसकी वजह से एपिडर्मिस रप्चर हो गई, जिसमें एक लेंस शेप्ड, कौन सी शेप? लेंस्ड शेप्ड ओपनिंग्स बन जाती है, जिसे हम लेंटिसल्स कहते हैं। लेंटिसल्स का काम क्या होता है? लेंटिसल्स का मेनली जो काम होता है गैसियस एक्सचेंज में होता है। परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन आउटर एटमोस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यूज ऑफ द स्टेम।
स्टेम के जो अंदर टिश्यूज प्रेजेंट हैं उनकी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं लेंटिसल्स। और लेंटिसल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? एपिडर्मल में जो ये छेद से हो गए, ये जो सेल्स हैं यहाँ के जो मर गए और गिर गए, इनकी वजह से जो यहाँ पे स्पेस मिला, इसी को हम लेंटिसल्स कहते हैं। एपिडर्मिस की लेयर रप्चर हो चुकी है, ठीक है। ये लेंटिसल्स का ही डायग्राम है, ये लेंटिसल्स है। शेप कैसी है इनकी? तो लेंस शेप्ड, लेंटिसल्स मतलब लेंस शेप, ठीक है। कोर कैम्बियम दिखा रखी है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स दिखा रखी है। अब कोर कैम्बियम के अंदर की तरफ कौन सी लेयर बनी थी? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और आउटसाइड कौन सी बनी थी? हमारी कोर्क। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। तो जो हमने अब तक पढ़ा है जितना भी, वो सारा क्या था? सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम में हमने अभी तक जितना ही पढ़ा है सारा डाइकोट स्टेम के बारे में पढ़ा है कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ कैसे चल रही है। अब हम सेकेंडरी ग्रोथ रूट्स में पढ़ेंगे। इन डाइकोट रूट्स द वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। डाइकोट रूट्स में जो है वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ही ओरिजिन की है। इस लाइन का मतलब क्या है वो तो आप आगे जाके समझेंगे आगे हायर क्लासेस में, लेकिन इस लाइन से एक सिमिलर लाइन निकलती है। जो सेकेंडरी ग्रोथ है डाइकोट स्टेप में, वो पार्शियली सेकेंडरी इन ओरिजिन। कहने का मतलब जो सेकेंडरी ग्रोथ है वेस्कुलर कैम्बियम की, वो पार्शियली सेकेंडरी है स्टेम्स में और कंप्लीटली सेकेंडरी है रूट्स में, ठीक है। इन इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स। ये ओरिजिनेट होती है बिल्कुल फ्लोएम बंडल्स के नीचे जो टिश्यूज की लेयर्स प्रेजेंट होती है उनसे। अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल, यहाँ पे पेरिसाइकिल की लेयर से सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है। लैटरल रूट्स और कोर कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है। अबव द प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के ऊपर, फॉर्मिंग अ कंप्लीट और कॉन्टिन्यूस वेवी रिंग। कंप्लीट रिंग की फॉर्मेशन होती है। वहीं हमने देखा था स्टेम में पैचेस में प्रेजेंट थे, वेस्कुलर कैम्बियम पैचेस में प्रेजेंट थे डाइकोट स्टेम में, लेकिन डाइकोट रूट में ये कंप्लीट और कॉन्टिन्यूस रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, वो भी वेवी रिंग की, विच लेटर्स बिकम सर्कुलर। बाद में वो वेवी रिंग, जैसे पहले ये रिंग ऐसे होती है, ऐसे वेवी, बाद में ये कंप्लीटली सर्कुलर बन जाती है, कंप्लीटली सर्कुलर। ये डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ दिखा रखी है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, उसके नीचे कॉर्टेक्स, फिर प्राइमरी। देखो यहाँ पे वेवी फॉर्म में प्रेजेंट है, ये वेवी, हाँ यहाँ पे कंप्लीट है, लेकिन वहीं स्टेम में ये पैचेस में प्रेजेंट थी। कैम्बियल रिंग, एंडोडर्मिस, उसके नीचे पेरिसाइकिल और प्रोटोजाइलम। बाद में क्या हुआ? एपिडर्मिस तो बाहर ही, कॉर्टेक्स ही बाहर था। वेस्कुलर कैम्बियम में ग्रोथ हुई, सेकेंडरी फ्लोएम बना बाहर की तरफ, सेकेंडरी जाइलम बना अंदर की तरफ, प्राइमरी जाइलम सेंटर की तरफ जाने लग गया, और कॉर्टेक्स एज इट इज है। लास्ट स्टेज में एपिडर्मिस बोलूँ या पेरिडर्म बोलूँ, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ आ गया, एनुअल रिंग की फॉर्मेशन हो गई ऑल्टरनेट, फिर सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ आ गया, और सेकेंडरी फ्लोएम रेज, यहाँ पे ये जो रेज है ये सेकेंडरी फ्लोएम रेज की फॉर्मेशन हो गई, ये सेकेंडरी फ्लोएम रेज। ये एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। द सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर्स इन स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, हालांकि सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट्स में नहीं प्रेजेंट होती। यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ किस किस में प्रेजेंट होती है? डाइकोट्स में प्लस जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। ये समरी है, ये आप पढ़ लेना। तो आज ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कल हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, बिल्कुल नीट ओरिएंटेड रहेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे।
इसकी भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ चैप्टर जो है वो हम चैप्टर नंबर 5 मॉर्फो करेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स।